1989 में 89 में असिस्टेंट प्रोफेसर बना। बीकॉम में ओनली अकेला पूरे कॉलेज के अंदर प्रथम श्रेणी में पास हुआ था। अकेला में ही था जो सीए कंप्लीट कर पाया। तो परिवार वाले चाहते नहीं थे कि तुम प्रोफेसर बने। सीए का पूरा सेल्फ स्टडी करके ही हमने पास की। आज की स्थिति के अंदर पेशेंस हर व्यक्ति चाहता है कि तुरंत जॉब मिले। किताब के ज्ञान के साथ साथ बच्चों को वर्तमान आर्थिक नीति, वर्तमान फाइनेंशियल जो है कंसेप्ट है, उनसे रूबरू होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधा एग्जाम इनसाइट में। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो सीए के साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, जो आज हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे गुरु भी हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अपने गुरु का, अग्रवाल सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, आप सीए होने के साथ साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, तो इसका मोटिवेशन कहाँ से आया कि सीए के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए? मैं 1989 में यस सर। 89 में असिस्टेंट प्रोफेसर बना। और सर। दूसरा था कि मैं जो बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता था, यस सर। तो उस समय बीकॉम मैंने किया था। बीकॉम में ओनली अकेला पूरे कॉलेज के अंदर प्रथम श्रेणी में पास हुआ था। बाकी सब सेकंड डिवीजन पास थे। हाँ सर। और साथ में उसके बाद हमने कुछ 4-5 लड़कों ने सीए, महू शहर से 4-5 लड़कों ने सीए करने का निश्चय किया। उसमें से 4 लड़के जो थे 5 में से, उन्होंने सीए छोड़ के चले गए। अकेला मैं ही था जो सीए कंप्लीट कर पाया। ओके। अब उस दौरान क्या हुआ कि सीए जो कर रहे थे तो आर्टिकलशिप के साथ हमने एमकॉम भी साथ में किया, क्योंकि एमकॉम में मेरा जो परसेंटेज था वो यूनिवर्सिटी के सब रिकॉर्ड को उस दौरान जितने भी थे वो सबको तोड़कर मेरा परसेंटेज आया था। और मुझे 84% उस समय प्राप्त हुए थे। वो प्रवीण सूची में उस समय प्रथम स्थान प्राप्त किया था मैंने। और क्या हुआ कि उस दौरान जैसे ही जब मेरी सूची जब कंप्लीट हुई, एमकॉम कंप्लीट हुआ, तो सीए की वैकेंसी, प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकली थी। तो उस वैकेंसी निकली थी तो मैं शाम को सीए की तैयारी करते करते शाम को मेरा घूमने का रहता था। तो कुछ मेरे मित्र जो साथ में थे बोले, यार संजय, तुमने प्रोफेसर का निकला है वांट्स, उसमें तुमने अप्लाई किया कि नहीं किया? मैंने कहा नहीं किया। बोले कल लास्ट डेट है और आप इसको अप्लाई कर लें। तो सीए की एप्लीकेशन मैंने विद डॉक्यूमेंट्स जो है अटेस्टेड करा के, जो कि मेरे घर के करीब एक प्रोफेसर रहते थे, उनसे डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराकर मैंने अप्लाई किया। और मेरी जून जुलाई में मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई थी। और नवंबर के अंदर ये कॉल लेटर मेरा आ गया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर जोबट में आप नियुक्त किए जाते हैं और आपको ज्वाइन करना है। अब चूंकि मैं व्यवसाय फैमिली को बिलोंग करता था, तो परिवार वाले चाहते नहीं थे कि तुम प्रोफेसर बने। यस सर। लेकिन मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरु लोगों से मिला। उन्होंने बोला कि संजय, तुम सीए फाइनल तुम्हारा बचा है, एक ग्रुप बचा है। यदि तुमको सीए का ही काम करना है तो बाद में आप रेजिग्नेशन दे देना, एक बार ज्वाइन तो कर लो। यदि ज्वाइन नहीं किया तो फिर ये चीज तुम्हारे हाथ से चली जाएगी, क्योंकि गजेटेड पोस्ट है। यस सर। और वो मैंने फिर दोनों साथ में अभी कोशिश की कि सीए की भी करूंगा कंप्लीट और प्रोफेसर भी कंटिन्यू। और आज मेरे को 37 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे नवंबर में। वाह सर, आपकी स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि हर बच्चा इंस्पायर हो सकता है। सर, जहां उस जमाने में पढ़ाई उतनी नहीं, मतलब लिटरेसी रेट उतना ज्यादा नहीं था, और आप मतलब इतने ज्यादा पढ़े लिखे, तो इस चीज के लिए मोटिवेशन कहाँ से आया कि सीए के साथ? मोटिवेशन तो क्या है, ईश्वर का आशीर्वाद था, या तो मेरे कर्म करता जा रहा था, भाग्य में मेरा लिखा हुआ था जी सर कि मुझे करना है। क्योंकि फादर तो सिर्फ ये थे कि बच्चों को पढ़ाना है, और मैं पढ़ के अपने आप ही डिसाइड किया। तो ईश्वर ने लाइन दी होगी मुझे कि सीए करना है बीकॉम के बाद जी। और मैं बिजनेस में भी साथ में, परिवार के साथ बिजनेस में भी मुझे इन्वॉल्व रहना पड़ता था, क्योंकि हमारे परिवार की 2 दाल मिलें थी, ट्रेडिंग का बिजनेस था। अच्छा। काफी बड़ा बिजनेस था जी सर। महू में। तो उस बिजनेस में भी मुझे सहयोग करना पड़ता था, लेकिन साथ में मुझे सीए भी पढ़ा और बीकॉम एमकॉम भी मैं अच्छे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर प्रवीण सूची में स्थान भी प्राप्त किया। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गया मैं।
यस सर। सर तो सबसे ज्यादा आपको मतलब सपोर्ट सिस्टम कौन था, मम्मी पापा या कौन ऐसा सपोर्ट था? सिस्टम तो ये था कि फैमिली का तो सपोर्ट सिस्टम ये था कि व्यवसाय में भी जाना पड़ता था, यस सर। पढ़ना भी था, लेकिन ये कि मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं समय का मुझे पाबंद रहते थे हम, यस सर। कि हम थोड़ा सा जो 24 घंटे हैं उसमें कितने घंटे काम करना है, पढ़ाई करना है, कितने घंटे सोना है। यस सर। और ये था कि पूरे कोर्स को पूरा कंप्लीटली सेल्फ स्टडी की, क्योंकि उस समय सीए की कोचिंग भी नहीं मिलती थी, यस सर। तो सीए का पूरा सेल्फ स्टडी करके ही हमने पास किया। वाह सर। सर बहुत बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है सर आज के जो स्टूडेंट्स हैं मतलब उनके पास हर एक रिसोर्सेज है, कोचिंग है, बुक्स है, मतलब कोई बड़ा सीनियर भी है, जैसे हम ही लोग स्टूडेंट है तो आप हमें समझाने बताने के लिए हो, लेकिन उस जमाने में तो कोई भी नहीं था, लेकिन आपने इतना अच्छा मतलब अपने लाइफ में किया। सर आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे जो सीए फाइनल में है देखो उनके या लिए सबसे इंटरमीडिएट? बड़ी बात यह है कि देखो सीए एक ऐसा सब्जेक्ट है हाँ। कि उसके लिए परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी है। यस सर। परिवार का सपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके लिए फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना और दूसरा इस पे ड्यूरेशन बहुत हो जाता है। यस सर। उस ड्यूरेशन के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, जी सर। और आज की स्थिति के अंदर पेशेंस हर व्यक्ति चाहता है कि तुरंत जॉब मिले, क्योंकि वो दूसरों से कंपेयर करते हैं माता पिता कि उसने इंजीनियरिंग बन गया वो जॉब पे जा रहा है, उसने एमबीए कर लिया वो जॉब पे जा रहा है, तुम सीए ही कर रहे हो, अभी कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो फिर वो थोड़ा सा एक ऐसा माहौल बन जाता है, पर उसके लिए यदि पेशेंस रखा है आपने और परिवार का सपोर्ट है तो आप उसको पढ़ाई को आगे कर सकते हैं। उसके लिए पेशेंस भी रखना और हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। यस सर। सर आपको क्या लगता है सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छी होती कि कोचिंग? देखिए कोचिंग क्या होता है, एक निर्देश देता है और एक आपको गाइडेंस देता है, यस पर सर। सेल्फ स्टडी तो मस्ट है। यदि आपने सेल्फ स्टडी प्रॉपरली नहीं की है तो कोई भी कोई भी एग्जाम हो, वो बीकॉम का हो, एमकॉम का हो या सीए का हो, जी सर। उसके लिए सेल्फ स्टडी पूरी मेहनत से करनी पड़ती है। बहुत सारी किताबों को रिफर करना पड़ता है, जो आजकल के बच्चे सिर्फ गाइड्स और उस पर निर्भर रहते हैं, वो उससे ना तो उनको प्रॉपरली पढ़ पाते हैं वो, और ना लिख पाते हैं। यस सर। तो हम लोगों ने तो बुक्स किताबें गाइड्स तो पढ़ी ही नहीं, बुक्स को ही रिफर करते थे। एक एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 राइटर्स होते थे, यस सर। और उनको पढ़ते थे, उनके नोट्स बनाते थे। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के भी 2-2 3-3 राइटर्स होते थे, और उनको सेल्फ रूप से खूब दिन भर प्रैक्टिस करते थे, सवाल करते थे, कंसेप्चुअल करते थे। तो उसका एक ही कारण है कि आज मैं जो प्रोफेसर हूँ, मुझे कभी भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं होती। यस सर। और बिना किताब के ही मैं बच्चों को सब अकाउंट्स के जितने भी पढ़ाया, फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, कॉर्पोरेट अकाउंट हो, मैनेजमेंट अकाउंट हो, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, मैनेजमेंट अकाउंट्स हो, बिना किताब के मैंने, क्योंकि मैंने खूब स्टडी की है, खूब मेहनत की है, खूब राइटर्स की किताबें सॉल्व की है, तो बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि वो मेहनत करें। वो जितना अपने मोबाइल पे समय देते हैं उतना समय यदि स्टडी में दे देंगे तो वो बहुत आगे जाएंगे। यस सर। सर आजकल बहुत सारे बच्चे मोबाइल में सोचते हैं कि 1 मिनट का वो वीडियो चलता है ना कि 1 मिनट में आप अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो वाला रील। तो सर 1 मिनट वाला अकाउंट का कॉन्सेप्ट और एक पूरे क्लास का कॉन्सेप्ट में कुछ तो अंतर होता होगा ना, क्योंकि बिल्कुल। देखो सबसे बड़ी बात क्या है जैसे अभी अपन पढ़ रहे हैं, यस सर, मतलब है कि किताब अभी जो सब्जेक्ट है उसकी किताब अभी पब्लिश ही नहीं हुई है, उसके बाद अपन तीसरी यूनिट के करीब आ गए हैं। उसका एक ही कारण है कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको यदि मैं अपडेट नहीं रहता तो आज मैं आपको पढ़ा नहीं पाता। बिल्कुल। हाँ। तो उसके लिए किताब के ज्ञान के साथ साथ बच्चों को वर्तमान आर्थिक नीति, वर्तमान फाइनेंशियल जो है कंसेप्ट है, उनसे रूबरू होना चाहिए। वो बुक से हो, आजकल मोबाइल से हो, टीवी के माध्यम से हो, जो चैनल्स होते हैं इकोनॉमिक्स, उनको भी देखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि सीधे सिर्फ जो इंटरटेनमेंट वाली चीज होती है उसको ध्यान देते हैं, और इन चीज को इग्नोर करते हैं जो उनके लिए हानिकारक है। और यही है कि यदि आप अपडेट रहेंगे तो आपके लिए, जॉब के लिए भी, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, और कहीं आप जॉब के लिए जाते तो इंटरव्यू के लिए भी आपको बहुत सहयोग करता है।
यस सर। तो सर जैसे कि आजकल के बच्चे, जैसे हम लोग अभी एमकॉम कर रहे हैं, तो आगे हमें अगर प्रोफेसर बनना है तो नेट सेट करना पड़ेगा, बिल्कुल। उसके बाद एमपीपीएससी या यूपीपीएससी जो भी आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका देखिए मैं तो इसमें बताता हूँ, आजकल नेट के लिए सेंट्रल का जो यूजीसी ने नेट जो की है, उसमें नेट पीएचडी के लिए क्वालिफाई होती है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई होती है, अच्छा। और नेट पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का, तो इस प्रकार के 3 टेस्ट होने लग गए हैं उनमें। हाँ हाँ। तो वो फॉर्म आप भरते हैं तो उस समय आपको कौन सा करना है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाला करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी वाला है, तो वो नेट के एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। जी सर। साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने भी एमपी सेट भी होता है, एमपी सेट, यस सर। तो वो पीएससी के द्वारा लिया जाता है। तो यदि वो भी सेट भी क्लियर कर लेते हैं तो वो भी क्वालिफाई एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करने से असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत आपको सहयोग मिलता है पढ़ने में। यदि आपने उसकी प्रिपरेशन कर ली है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के पीएससी का एग्जाम को भी पास करना आसान हो जाता है। अच्छा सर, जैसे कि नेट का जो भी सिलेबस है वही रहता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट वही रहता है, क्योंकि आपने बीकॉम 12 से लेके 11 12 से लेके एमकॉम तक के जो सब्जेक्ट्स हैं, जी सर, वही सब्जेक्ट्स जो है कॉमर्स से रिलेटेड वही पॉइंट्स और वही सब्जेक्ट के संबंधित क्वेश्चंस उसमें आते हैं। जी सर। सर एक बच्चे को कब से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो शुरू कर देना चाहिए कि हाँ अब नेट जैसे थर्ड सेम में या एमकॉम थर्ड सेम से ही उसको शुरू कर देना चाहिए। एमकॉम फर्स्ट सेकंड सेम उसने पास किया तो थर्ड सेम से उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सिलेबस को ले लेना चाहिए, उसके नोट्स मिलते हैं, उसके किताबें भी आती है, उसको देख के उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। पर ये कि सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को जब तक के प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ नहीं जाएगा, उसको रटना एक अलग चीज होती है, उसको समझना, और क्योंकि समझेंगे तो वो मेमोरी में रहता है, रटने वाली चीज की मेमोरी में नहीं रहती है। यस सर, सही बात। तो इसीलिए यदि समझी हुई चीज रहेगी तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। मैं बच्चों से ही कहना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर से लेके एमकॉम तक यदि क्लासरूम में बैठते हैं तो आप क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें और घर जाके उसको वापस रिपीट करें और आगे पढ़ के लेके आए, जिससे कि कल नेक्स्ट जो सर पढ़ाएंगे वो अपन को तुरंत समझ में आएगा। चीज है सर, जैसे कॉमर्स के जो बच्चे हैं अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं या सीए नहीं बनना चाहते हैं तो और ऐसे क्या फील्ड है जिसमें वो जा सकते हैं? देखिए कॉमर्स के वालों के लिए तो इतनी फील्ड है कि आपने सबसे पहली बात तो कि बीकॉम एमकॉम यदि आपने कर लिया है जी सर, तो उसके बाद सबसे पहले तो कंप्यूटर लिटरेसी बहुत मस्ट है। दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट और तीसरा स्किल। यस, ये तीनों चीज को सबसे पहले आप, कोई कुछ नहीं करना चाहते हैं, एमकॉम कर लिया, एमकॉम अच्छा परसेंटेज अच्छा है आपका, तो आप इन तीनों चीज की स्किल होती है तो कहीं भी आप इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली कि इंदौर जिले में रहते हैं, तो इंदौर जिले के आसपास पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, सामेर औद्योगिक क्षेत्र है, इवन शहर के अंदर भी काफी कारपोरेट कंपनियों के ऑफिस आ गए हैं और सीए के ऑफिस में भी काफी अपॉर्चुनिटीज होती है कि यदि आपको कंप्यूटर लिटरेसी है, आपके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्किल है और आपका कंसेप्ट यदि अकाउंट के क्लियर है तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। यस सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि कॉमर्स का तो यही है कि सीए बनो, नहीं बात तो क्या है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल आपके पास रहती है तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। जी सर, और कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो उससे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक अच्छा जब ही बन पाएगा जब आप ये तीनों चीज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और दूसरा आपका आपने जो पढ़ा है उसमें आपके कंसेप्ट यदि क्लियर है तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जी तो सर, कॉन्फिडेंस बढ़ता तो आपके लिए बहुत सारे क्षेत्र खुले रहते हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर खुल गया, फिर आप गवर्नमेंट के भी, यूपीएससी है, पीएससी है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बैंकिंग सेक्टर्स के, इंश्योरेंस सेक्टर्स के हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। आप रोजगार निर्माण और रोजगार समाचार जो आता है उसको आप देखते जाएं कि उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और आप उसको देके एग्जाम उनसे क्लियर करें और आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। और उसके लिए मेहनत तो जरूरी है। यस सर, हर चीज में मेहनत जरूरी है, हर चीज में। पर क्या है कि आजकल बच्चे आसानी से, मैंने देखा 99% बच्चे इग्नोर कर रहे हैं सब चीजों को।
यस सर। सर उनके लिए ऐसा है कि बस जैसे वो उनको प्रेस्टिजियस जॉब चाहिए कि हाँ, अगर सीए हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो लोग उसकी बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन आप कॉर्पोरेट में जाते हो तो लोग कहते हैं कि प्राइवेट कर रहे हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे बच्चों के देखिए, मैं माइंड। आपको बताता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी अपॉर्चुनिटी है उससे ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर्स में है। यस सर। पर क्या होता है कि उसके लिए आपको पैशंस रखना है और आपको अपनी एबिलिटी को आपको अपडेट होकर आगे बढ़ते जाना है। जी। अब आप किसी कंपनी में अकाउंट सेक्शन में गए, तो अकाउंट सेक्शन में जाने के साथ आपको टैक्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, आपको लॉ मैटर्स भी आना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं जाते हैं तो उसके लिए आगे आप बढ़ते जाएंगे ना। आपके लिए असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, हाँ। आप मैनेजर बनना चाहेंगे तो मैनेजर बनने के लिए आपको कॉर्पोरेट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स आना चाहिए, जी सर। कंपनी लॉ का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। जैसे से आप नॉलेज होंगे तो आप अपने जो मालिक है कॉर्पोरेट के, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके सामने आप अपना प्रेजेंट कर पाएंगे। और आप उस कार्य को कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और आपकी सैलरी इतनी हाइक हो जाएगी कि आप आज यहाँ पर मान लीजिए कुछ 50,000 में नौकरी कर रहे हैं, या 10,000 से शुरू की 50,000 तक आ गए, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो दूसरी जगह आप कहीं अप्लाई करेंगे तो सीधे 1 लाख पे जाएंगे। यस सर। तो वो आपके पर निर्भर करता है कि आप कैसे कर रहे हैं। वो आप करना चाहेंगे, उसके लिए मेहनत जरूरी है और अपडेट होना जरूरी है। जी सर। कि आप गए, सुबह से गए, जो काम किया दिया और घर आ गए, आराम कर लिया, तो उससे आगे नहीं बढ़ सकते। जी सर। सर एक बच्चे का शेड्यूल क्या होना चाहिए सुबह से कि देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि शेड्यूल तो ये है कि बच्चों को थोड़ा सा जितनी जल्दी सोएंगे और जितनी जल्दी उठेंगे, जी सर। तो जो मॉर्निंग आवर्स होता है पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। उस मॉर्निंग आवर में क्या होता है कि आपकी नींद पूरी होती है, नींद पूरी होने के बाद जब उठते हैं, फ्रेश होते हैं, तो बिल्कुल आपके उसमें एनर्जी लेवल होता है। यस सर। तो उस एनर्जी लेवल पे यदि आपने वो 2 घंटे स्टडी ध्यान से भी कर ली तो दिन भर की 10 घंटे की स्टडी के बराबर होती है। यस सर। और मेरा जो शुरू से, मैं भी जो है, मैंने सिर्फ मॉर्निंग स्टडी को ही पूरा प्रेफर किया था, और दिन में अपना किया, थोड़ा सो गए, और फिर उठने के बाद पढ़ते हैं, फिर रात में थोड़ा सा पढ़ के भी सो गए, फिर सुबह जल्दी 6 बजे 7 बजे जितनी जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन घर से बाहर पढ़ने के बाद ही निकलना है, पढ़ने के पहले घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। और उसके लिए शेड्यूल बनाए, टाइम टेबल अपना डेवलप करें कि मुझे कोर्स पूरा करना है, इतना पढ़ना है, इतना करना है, तो वो अपने आप ही सब चीजें होती जाती है। और यदि उससे फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो फिर इससे अपना डिवीजन भी बढ़ता है और अपने को नॉलेज भी गेन होता है। जी सर। फिर अपन को ये टेंशन जरूरत नहीं रहती कि मुझे 5 क्वेश्चन मिल जाए, 10 क्वेश्चन मिल जाए, 12 क्वेश्चन करना, 15 क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपके द्वारा पूरी किताब पढ़ी हुई रहती है। यस सर। तो आपको सब आता है, तो उसके लिए हार्ड वर्किंग जरूरी है। यस सर। सर कई बच्चे ऐसा होते हैं कि दिन रात पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, रात में पढ़ते हैं, लेकिन उनका नहीं होता, 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, तो उनके लिए आप उसका क्या कारण है? सबसे बड़ी बात है उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। ओके सर। देखो, सबसे बड़ी बात है, मैं बोलता हूँ स्टडी कम हो, लेकिन आपने कितना गेन किया, कितने कंसेप्ट क्लियर किए। यस सर। आपने एक सवाल को देख के किसी ने कराया और उसको देख के करना, तो आपकी मेमोरी में कि इसको हमने डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, और ये इतना ही आंसर है, वो नहीं होना चाहिए। आप उसको करने की कोशिश करें और एक एक पॉइंट्स को समझें, वो थ्योरिकल हो या न्यूमेरिकल हो। तो आपको क्या होगा कि उसने बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि पूरी चीज जो होती है आप इंट्रोडक्शन से, डेफिनेशन से ले लेंगे, तो आपको उसमें ही पूरा सार, उसका आपको महत्व भी आ जाएगा, लॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा, उसका एरिया भी आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। जब तक यदि फर्स्ट चीज का पैराग्राफ ही ढंग से नहीं समझा अपन ने, तो फिर आप पूरा लिख नहीं पाएंगे। हाँ सर, यही रीजन होता है कि बच्चे कई अटेम्प्ट लेते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते आप वो क्या करते हैं कि नोट्स को बस नोट्स पढ़ते हैं। यस सर। तो नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको आपका मतलब उसके पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी सर। तो ही आप क्या करेंगे, लिख पाएंगे और अपनी भाषा में लिख पाएंगे। और किस प्रकार से, क्योंकि एक्चुअली में बड़े जो सीए के एग्जाम्स होते हैं, उस सीए एग्जाम्स में कभी भी क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिक पे रहते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं किताब का ऐसा कैसा कोई क्वेश्चन दे दिया और वो आ गया। हाँ। वो कोई केस स्टडीज पे होता है, कोई डिफरेंट लेवल पे बना देते हैं, तो वो जब तक जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाता है। जी सर। इसीलिए उन लोगों को क्या होता है 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं, वो छोड़ हाँ। के चले जाते हैं। हाँ, वैसे भी सर आपने जैसे बताया सीए का ड्यूरेशन भी थोड़ा लंबा होता है। ड्यूरेशन का क्या लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो उनका जो मार्किंग पैटर्न होता है, हाँ हाँ। वो एक एक लाइन पर मार्क देते हैं वो। और दूसरी चीज होती है कि इंडिविजुअल जो मार्क्स होना चाहिए, जैसे सीए का क्राइटेरिया कि 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास होना जी। और एग्रीगेट 50% चाहिए। अब 40% मान लीजिए एग्रीगेट किसी का 40% आ गया लेकिन एग्रीगेट 50% नहीं होता है तो फेल हो जाता है। हाँ। 50% एग्रीगेट हो रहा है लेकिन कोई सब्जेक्ट के अंदर उसको 40% नहीं आया, 2 नंबर ही कम हो गए तो पूरा ग्रुप रुक जाता है उसका। जी सर। तो मतलब वो चीज हो जाती है। सर मतलब वही सेक्शनल वाला जो कट ऑफ होता मतलब है कि हर सब्जेक्ट को प्रॉपर वेटेज देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने 2 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट हैं तो 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट को वेटेज दे दिया, 2 सब्जेक्ट वेटेज इक्वल वेटेज देना, मतलब आपको सभी में पास होना है। जी सर। सभी में 40% चाहिए मिनिमम मार्क्स और एग्रीगेट 50% से अब वो चाहिए। जी सर। सर एक ऐसी हैबिट जो आपके अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट में होनी चाहिए। क्या मतलब? एक हैबिट जो मतलब एक ऐसी हैबिट्स ये है कि देखो मैं सबसे बड़ी बात है कि आज की जो एज है, मतलब जो बच्चों की जो एज होती है, जी सर, वो एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर बिगड़ना और सुधरना दोनों है। जी सर। पर कैरियर ओरिएंटेड होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलता हूँ कि पिक्चर नहीं देखना, पिकनिक पे नहीं जाना, फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं करना, सब करो जी। लेकिन टाइम मैनेजमेंट ऐसा हो कि अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। जी सर, मतलब अपने गोल के मतलब गोल ओरिएंटेड होना हाँ, चाहिए। ठीक है सर। सर कुछ जीवन के लिए आप मार्गदर्शन करिए क्योंकि आप हमारे गुरु हैं और आप क्लास में भी आते हैं तो हमें पढ़ाई के सिवा भी बहुत कुछ बताते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया इसके बारे में। जैसे हम लोग अभी छोटे हैं तो आप बताते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करो कहाँ नहीं, तो ऐसे कुछ बच्चों के लिए ऐसा कुछ हमें मार्गदर्शन दीजिए जो अभी हम बच्चों को मार्गदर्शन ये है कि किताब के साथ अपने सब्जेक्ट के साथ जो पहले सब्जेक्ट अपन ने पढ़े हुए हैं उस सब्जेक्ट में बोलते हैं ना कि एक एनालिसिस होता है जी, थ्रेट जो एनालिसिस होता है कि अपॉर्चुनिटी थ्रेट, तो वो उसका एनालिसिस करना चाहिए कि अपने कौन से सब्जेक्ट यदि खराब मतलब अपन ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाए तो उसको भी पढ़े, भले ही पुरानी क्लास के हो जी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो भी जरूरी है ना। जी सर। तो अभी जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस पर कंसंट्रेट होना चाहिए लेकिन जो पहले अपनी कमजोरी थी उसमें भी अपन को उसको सुधारना चाहिए। जी सर। तो ही अपन क्या करेंगे, एक्यूमुलेट कर पाएंगे और आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, प्रोफेसरशिप के हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, जी सर, बैंकिंग हो और या अदर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां के लिए हो, तो उसके लिए अपडेट होंगे तो ही आपको काम होगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी सर। सर कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताइए सर। आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। यस सर। वो रिस्क एनालिसिस है। जैसे आज का जो सबसे बड़ी बात है कि मतलब म्यूचुअल फंड जिनको नॉलेज नहीं होता है, जो एनालिसिस नहीं कर पाते, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं। जी। अब क्या हो गया, दूसरी चीज और हो गई है कि आज मैंने देखा कि अभी शुरू होने वाला है ईटीएफ म्यूचुअल फंड। अच्छा। ये 3-4 दिन पहले मैं सीएनबीसी सुन रहा था, जी बिजनेस सुन रहा था। अच्छा। तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट के लिए जो नॉलेज नहीं है, जो सेफ भी रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी देखा कि गोल्ड और सिल्वर का ईटीएफ आ गया। अब गोल्ड सिल्वर का ईटीएफ आ गया, वो मतलब 20-21 रुपए से लेके 200-300 रुपए लिस्टेड वाले हैंगे बैंकों के। तो उसमें मान लीजिए आप 5 भी 100 रुपए भी लगाते हैं, 5 भी ईटीएफ खरीद लेते तो 21 रुपए का ईटीएफ है तो 105 रुपए है। तो आप थोड़ा थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट उसमें करते जाते हैं लॉन्ग टर्म, अपना एक क्या होता है कि धीरे धीरे बोलते हैं ना कि एक अंडे के अंदर कुछ डालेंगे तो अंडा तो भरेगा ही भरेगा। जी सर। बढ़ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, शेयर्स में भी हैं, शेयर्स के सेक्टर्स होते हैं, उसका यदि आपको नॉलेज है तो एनालिसिस करके आप इन्वेस्टमेंट करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। या फिर ईटीएफ एक आ गया है अभी, वो म्यूचुअल फंड है। आप
म्यूचुअल फंड के थ्रू ना जाते हुए, म्यूचुअल फंड चार्जेस लेता है, थोड़ा सा ज्यादा लगते हैं, जी तो सर। अपन ETF के थ्रू अपना ऑनलाइन जब अपने को पैसे जरूरत है तो अपन ने तुरंत आज खरीदा है, बढ़ गया, अपन को पैसे की आवश्यकता हो तुरंत भेज देंगे, दूसरे दिन अपने पास पैसे आ जाएंगे। जी सर। वो भी कर सकते हैं। सर अगर कोई बिगनर है, जैसे हम लोग बच्चे हैं, अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहली आप बार मेरे को तो छोटी मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ। आप अकाउंट खोल के छोटी मैंने 100 रुपए से ही बताया मैंने आपको। जी जी हाँ मैंने अभी टाटा का भी गोल्ड और टाटा सिल्वर है जी सर का ETF है। हाँ टाटा सिल्वर का ETF अभी 14.5 रुपए करीब है आज, ओके सर। और सिल्वर का 21 रुपए करीब है, 22 रुपए। अब 22 रुपए का आप एक ETF भी खरीद सकते हो ना, तो 22 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 15 रुपए इन्वेस्ट कर दिया। ओके सर, मतलब यहाँ से हम सीख सकते शुरू कर सकते हैं। जी सर। कोई भी ऐसे पब्लिक सेक्टर का ETF आ गया, पब्लिक सेक्टर, उसमें एक ही खरीद लिया, मान लो 280 रुपए हो तो 280 का एक ही ले लिया, वो आपका डीमेट अकाउंट में पड़ा रहा। धीरे धीरे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके वेरियस अपन जा सकते हैं, वो कमोडिटीज में हो, बुलियंस में हो या सिक्योरिटी में हो, आप कर सकते हैं। पर लेकिन उसके लिए अपडेट भी होना जरूरी है। आप थोड़ा सा जो CNBC बिजनेस है, ND बिजनेस है, NDTV बिजनेस है, आपका G बिजनेस है, इसको भी थोड़ा सुनना चाहिए, क्योंकि वहां पर एनालिस्ट आते हैं, वो क्या बोलते हैं। और दूसरा क्या है कि उसके साथ साथ वो इंटरनेशनल नेशनल को भी पूरा एनालिसिस करके प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो भी एक जरूरी है। जी सर। सर जैसे हर बच्चा कहीं कभी किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रुक जाता है, कभी क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो ऐसा वो क्या करे बच्चा कि कहीं ना कहीं तो वो अपनी लाइफ में एडजस्ट हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माता पिता की इच्छा और स्वयं की इच्छा, दोनों में एक अंतर होता है। जी सर। अब आपकी एबिलिटी किसमें है? यदि फैमिली वाले बिजनेसमैन है तो बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो आप। मान लीजिए पढ़ना नहीं चाहते हो, उसमें भी आगे आप एक्सपांशन कर सकते हो। जी सर। अब मान लीजिए बिजनेस फैमिली को बिलोंग नहीं करते, सर्विस क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को किसी भी जगह पर, वो भले ही उसको पढ़ना है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, कुछ भी हो रहा हो, वो पढ़ाई को आगे करना चाहता है, तो वो 2 घंटे 4 घंटे प्राइवेट जॉब करके भी आगे पढ़ सकता है। जी सर। तो वो करना चाहिए। ओके सर। सर ऐसा एक मैसेज जो हमारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं आप उनको देना चाहोगे, बच्चे हो, बूढ़े हो या पेरेंट्स हो? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जी सर। दूसरा, कैरियर ओरिएंटेड रहे। जी सर। तीसरा, सब्जेक्ट के प्रति अपडेट रहे। और चौथा, हार्ड वर्किंग। यस, हार्ड वर्क। यदि ये चारों चीज यदि आपके पास है तो आप सफल हमेशा होंगे। अभी एक कोड पढ़ा था मैंने। जी सर। उसमें कोड ये लिखा हुआ था कि सफल व्यक्ति से ज्यादा वह व्यक्ति ज्यादा सफल है जो हारने के बाद भी हार नहीं हुआ है। यस सर, बहुत बहुत अच्छा है ये। मतलब यदि आप हार हो गए तो असफल हो ही गए। जी सर। यदि आप उस पे पेशेंस रख के उस चीज पर डटे हुए हो, जी सर, तो वो आप सक्सेस आपको मिलेगी ही। जी सर। सर आप अपने बारे में, अब थोड़ा मुझे आपके बारे में जानना है। आपकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है सर, आपका मतलब जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म महू में हुआ। हाँ। और बिजनेस फैमिली में हुआ था। ये आपने जैसे बताया। हाँ। एक ऐसा पॉइंट भी आया था कि बिजनेस में काफी लॉस हुआ था। और मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली थी, तो ईश्वर ने मुझे या तो सर्विस पे भेजा था। जी सर। तो उस समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि परिवार को, मेरे फादर को चलाना बहुत मुश्किल था। तो मेरी नौकरी होने के वजह से मेरा ब्रदर मेडिकल में पढ़ रहा था, तो उसकी फीस भरना, उसको पढ़ाना, मेरे से साल भर ही छोटा है। अच्छा। अभी मेरा ब्रदर डॉक्टर ENT सर्जन है, डॉक्टर सुनील अग्रवाल। हाँ सर। हाँ। और उस समय ऐसी स्थिति आ गई थी कि मुझे 3 घर चलाने पड़ते थे। अच्छा। मैं अकेला था, नौकरी करता था बाहर, मेरा ब्रदर मेडिकल पढ़ रहा था, उसको पढ़ाना था। हाँ। और तीसरा, मेरे मदर फादर और मेरी सिस्टर। तो मुझे काफी मेहनत करके और मैं CA का फाइनल ग्रुप भी देना था। मतलब इतने ऑब्स्ट्रक्शन आए कि मुझे 3-4 अटेम्प्ट में फेल भी हुआ, मतलब परीक्षा ही नहीं दे पाया 2 बार। अच्छा। इतने ऑब्स्ट्रक्शंस आए मेरे।
पर हम्म। लेकिन मैंने बोला ना, मैं क्वाइट नहीं हुआ। मेरी मदर ने मुझे वो नहीं, तू पढ़ाई करेगा ही करेगा, सीए पूरा बच्चा करेगा ही करेगा। हाँ सर, वो मैंने सीए किया। ये सर आजकल थोड़ी और आज यही कारण है कि मेरे बच्चे भी जो हैं, हाँ हाँ। दोनों बच्चे बहुत हाई स्टडी हैं। मेरा हम्म। बेटा आईआईटीएन है, वाह। और मुझे जितनी सैलरी मिलती है उससे डबल सैलरी पे आज वो है। अच्छा, बहुत बहुत उन लोग को भी मतलब बधाई हो सर। और मेरी बेटी एमडी पीडियाट्रिक्स कर रही है। वाह सर। सर आपने उनको ऐसा परिवेश भी तो दिया, नहीं, मतलब परिवेश मतलब हाँ। मैं तो स्ट्रगल करके पढ़ा, जी सर। लेकिन मैंने उनको स्ट्रगल नहीं करने दिया। हाँ सर। सर आपने भले ही मैं आज भी स्ट्रगल करता हूँ। हाँ बच्चे दोनों कार में घूमते हैं, लेकिन मैं स्कूटर पे ही घूमता हूँ। वो तो हर पिता का ही होता है सर, कि पिता मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं भी ड्राइवर रख सकता। आपने देखा होगा कॉलेज में सब प्रोफेसर जी मैडम में आती, ड्राइवर्स होता है, सब होता है। जी सर। पर लेकिन मेरे पास लाइबिलिटी है। मेरी हाँ बिटिया को पढ़ाना है, उसकी 20 लाख फीस भरनी रहती है। जी सर। तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे, यदि मैं ही बच्चे उड़ाऊंगा जी तो सर। बच्चे को कहाँ से पढ़ा पाऊंगा। बहुत मैं सर तो आप मतलब आज भी मैं लाइबिलिटी को लेके उनको अच्छा जीवन, उनके लिए अच्छा कर सकूं, ये सोचकर भी। सर इसीलिए भगवान ने आपका हर रास्ते पे हाँ, साथ दिया, क्योंकि आपने हमेशा अपने अंदर सेवा का भाव रखा। वो मैं हमेशा पॉजिटिव यस पॉजिटिव सर। रहा। यस सर। सर आप तो पॉजिटिव होना चाहिए। सर आपकी कहानी सुन के, या जो आपकी जर्नी है ये सुन के मैं इतनी इंस्पायर हो गई हूँ, इतनी ज्यादा, कि सब करते तो सब अपने लिए हैं, लेकिन कोई दूसरे के लिए करे तो वो बड़ी बात है। बहुत मतलब इवन है कि मेरी शादी होने के बाद भी 10 साल तक मेरे परिवार के लिए ही मुझे करना पड़ा। सिस्टर ब्रदर सबके हाँ। लिए। वाह सर। उनकी शादी दोनों की करी मैंने, हम्म। सब इन्वॉल्व किया। वाह सर। सर आपसे बात करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उन्हीं का आशीर्वाद है ईश्वर का कि आज सब मेरे दोनों बेटे बेटी एक अच्छी स्टडी पे और अच्छे हाई पोस्ट पर है। जी सर। और सर आपको भी तो लोग इतना प्यार करते हैं, हमारी क्लास में जिससे भी पूछो तो फेवरेट सर हमारे अग्रवाल सर, फेवरेट सर हमारे अग्रवाल मैं तो सर। मैं ही चाहता हूँ ना कि मैं, जैसे मेरे बच्चे बड़े, तो जी मेरे साथ जो बच्चे सामने हैं, जी मैं सर। उनको भी इतना दूं कि वो भी जिंदगी में याद करें। जी सर। मुझे कितने बच्चे मिलते हैं कहीं, कभी कहाँ, कभी एक मैं आपको एक बताता हूँ, इंसिडेंट बताता हूँ जी जी सर। कि महू कॉलेज के अंदर मेरे साथ में एक एमकॉम का स्टूडेंट था। हाँ। मैं मुझे मैं ये साथ साथ प्रोफेसर्स के साथ साथ मैंने, मुझे एक जॉब के लिए, हाँ। मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत हाई पोस्ट के लिए हम्म। मेरा इंटरव्यू काला था। एमपी से अकेला सिलेक्ट हुआ था। अच्छा। तो मैं इंटरव्यू के लिए हबीतात बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की है, हम्म। उसमें इंटरव्यू देने गया था। हम्म। तो मुझे ट्रेन के अंदर, क्योंकि सेकंड एसी मुझे टिकट था, हम्म। मुझे गवर्नमेंट का वो सेकंड एसी, तो उसमें वो लड़का मिला, मैं बैठा हुआ था, वो मतलब जिस कोच में था, तो वो एकदम जाने लगा, अरे बोला अग्रवाल सर बैठे हुए हैं। हाँ। तो वो आके मेरे चरण छुए, मैंने कहा बेटा क्या। वो आरबीआई के अंदर डिप्टी वो था। अच्छा। वाह सर आपके स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट था। हाँ तो मुझे लगा कि वो सिर्फ 2-3 साल, मेरी भी नौकरी उस समय 2-4 साल की, 4-5 साल की हुई थी। हाँ। हाँ। और उसने जस्ट एमकॉम करके वो आरबीआई के एग्जाम उसने पास कर लिए थे, और आरबीआई में अच्छी पोस्ट पे वो डायरेक्ट चला गया था। हाँ। हाँ। वाह सर, मतलब आप मतलब ये खुशी होती है कि बहुत बच्चे यदि ज्यादा। पढ़े हुए हैं और वो यदि करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बहुत खुशी होती है। जी सर। सर आपने अभी तक, जैसे ये भी जो आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसे लाखों हजारों बच्चे सुनेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी से जरूर इंस्पायर होंगे। जैसे आपने हर चीज का जवाब दिया, हर सवाल को कैसे अब टैकल करें। आपकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, आपने उसको फेस किया। तो बच्चों के पास आज क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है तो वो परेशान हो जाते हैं। नहीं, परेशान नहीं होना चाहिए। जी सर। देखो, मैंने आपको एक जो कोट बोला था कि हम्म। कोई भी चीज से बाहर नहीं होना। असफलता, यदि आप असफल हो रहे हो जी सर। तो उससे बाहर नहीं होना चाहिए। हम्म। यदि बाहर हो गए तो पूरी तरह सफल हो गए, लेकिन यदि आप उसमें डटे हुए हो तो सफलता मिलेगी। यस सर। उसके लिए बस मेहनत करनी है। आपको स्वयं को एनालिसिस करना पड़ेगा कि मेरी कहाँ गलती है। जी सर। आप उसको किसी पे नहीं बोल सकते कि मेरे पेरेंट्स मुझे समय नहीं देते हैं, या मेरे ने मुझे ये सुविधा नहीं दी है। हम्म। आप करें। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इत
इतने अच्छे से हर सवाल का जवाब देने के लिए। सर, आज मुझे लगता है कि आज मैं आपको और अच्छे से जान पाई हूँ, क्योंकि ऐसी बातचीत हमने बस आप आए क्लास में, हम लोग ने पढ़ाई की है, जाना आपसे बहुत कुछ है, लेकिन आज आपकी लाइफ की जर्नी जानकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सबको अपनी लाइफ में ऐसे अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। जितनी आपने अचीवमेंट ली उतना अचीवमेंट पाना उसका एक चाहिए। बताता हूँ मैं आपको, कभी मैंने भविष्य में नहीं सोचा था जी सर। कि मेरे पास इतना अच्छा मकान होगा, मेरे पास इतनी कारें होगी, ये होगा। यस सर। मतलब मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे खुद को गर्व महसूस होता मेरी चीज पे। हाँ सर। सर मतलब हम मैंने कभी भी नहीं सोचा था जी सर। कि मेरे पास इतना बड़ा बंगला होगा, मेरे बच्चे इतने बड़े पढ़ेंगे, सबके पास गाड़ी होगी। आज हम 4 लोग हैं, 4 गाड़ी है हाँ और सर। सब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। सर, हम सब चाहते हैं कि हम भी जब जीवन में पीछे मुड़ के देखें तो हम भी आपकी तरह एकदम गर्व महसूस उसके लिए करें। मेहनत करना। मेरे जी बच्चों सर। को भी मैंने एक ही शब्द बोलता था कि बेटा हाँ। देखो, मैं सर्विस क्लास में हूँ, तुमको पढ़ना पड़ेगा, और यदि अच्छा जीवन जीना है, मैं इतना कमाता हूँ कि तुमको जिंदगी भर कर सकता हूँ, लेकिन जी। यदि आपको स्वयं को अच्छी जिंदगी जीना है तो मेहनत करो, पढ़ाई करो। हाँ सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और इन सारे बच्चों को इतने अच्छे से सब कुछ समझाने के लिए। तो दोस्तों, आपने सुना होगा सर ने कितने अच्छे से हर सवाल का जवाब दिया, और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को सुन के आपके हजारों सवालों का जवाब आज खत्म हो गया होगा। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।